गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बजट बनाने की प्रोसेस क्या होती है। आज उसे आगे हम अध्ययन करते हैं। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर आपके एक टॉपिक दिया हुआ है बजट समन्वय। बजट समन्वय क्या होता है कि बजट का जो हमने देखा था इसके उद्देश्य के अंदर, कार्य के अंदर, कि बजट जो होता है विभिन्न विभागों के अंदर क्या करके चलता है, समन्वय करके चलता है। एक व्यवसाय के अंदर जैसे क्रय बजट, क्रय के लिए क्रय बजट बनाया जाएगा, विक्रय के लिए विक्रय बजट होगा, एक्सपेंसेस के लिए व्यय बजट होगा, इनकम के लिए आय बजट आपका बनाया जाएगा, पूंजी विषय पूंजी बजट, रोकड़ बजट, यानी हर विभाग अपना एक बजट एस्टिमेशन देता है। इन सभी को मिक्स करके इनके आधार पे क्या बनाया जाता है, इन सब की राय के आधार पे मास्टर बजट बनाया जाता है। यानी मुख्य रूप से बजट क्या करता है, विभिन्न विभागों के अंदर समन्वय करता है। उन समन्वय के आधार पे क्या क्या तैयार होता है, अपना मास्टर बजट तैयार किया जाता है, ताकि इसी के नियंत्रण का क्षेत्र भी क्या होता है, प्रबंधकों के लिए आसान हो जाता है। तो ये एक तरह से समन्वय और नियंत्रण के रूप में काम करता है। तो इस चार्ट के अंदर आपका यही बताया गया है कि बजट किस प्रकार से समन्वय करता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि विक्रय बजट, प्रशासन विक्रय बजट, सामग्री बजट, श्रम बजट, ये उत्पादन बजट होगा, उत्पादन बजट के फिर सब पार्ट हो गई है। इसी तरह से अलग से हम रोकड़ बजट बनाते हैं, पूंजी बजट बनाते हैं, किसी के अंदर रोकड़ और पूंजी बजट इकट्ठे बना लिए जाते हैं। इन सबको सारों की सूचनाओं के आधार पर हमें क्या तैयार किया जाता है, एक मास्टर बजट आपका जो है वो तैयार किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर बजट बोलते हैं। तो ये होता आपका क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। अब एक टॉपिक आता है आपके सिलेबस के अनुसार कि प्रभावशाली बजट के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए, एसेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव बजट। कौन कौन से गुण है जो एक प्रभावशाली बजट के अंदर होने चाहिए। तो पहला इसके अंदर आपका आता है कि निश्चित या पर्याप्त समय अवधि। हमने कि उस उद्देश्य के अंदर देखा था, तो उसमें आपने क्या देखा कि एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है। तो एक आप प्रभावशाली आपको बजट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम की डेडलाइन फाइनल करनी पड़ेगी। साधारण रूप से वो क्या होता है, एक वर्ष होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बिजनेस के अंदर आपका एक साल ही हो। किसी के लिए 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है। जैसे कि आपका कोई मौसमी उद्योग है, तो मौसमी उद्योग के लिए आप एक साल का तो बना नहीं सकते। सीजनेबल कोई भी आपकी इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए उस सीजन के हिसाब से उसका क्या बनाया जाएगा, बजट बनाया जाएगा। तो प्रभावशाली बजट के लिए मुख्य बात क्या निकल के आती है कि एक निश्चित अवधि से उसको क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। दूसरा आपका इसके अंदर आता है कि संपूर्ण नियोजन लेखा विधि होनी चाहिए। सूचनाओं के अनुसार नियोजित लेखा विधि अपनाई जानी चाहिए, उसी विधि को पूरे व्यवसाय के अंदर चलाना चाहिए। तीसरा इसका आता है नियोजित लागत व लेखा विधि। हम जो इनका मूल्यांकन करते हैं, तो जो विधि हम लेके चले थे पुनर्मूल्यांकन के लिए, तो जो लागत की विधियाँ लेके चले हमें वो क्या लेनी चाहिए, कुशल लागत लेखा विधि होनी चाहिए, ताकि बजट क्या हो, प्रभावशाली हो। चौथा जो इसका एसेंशियल आता है वो है सुदृढ़ पूर्वानुमान। यानी बजट क्या होता है, पूर्वानुमान पर आधारित होता है। भूतकालिक और वर्तमान की कंडीशन को देखकर हम एक योजना निर्माण करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, जो पुराने हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास क्या हो, रियलिस्टिक होने चाहिए। यानी ठोस सूचनाओं के आधार पे हमें क्या बनाना चाहिए, बजट बनाना चाहिए, और पूर्वानुमान उसके आधार पे करने चाहिए। अगला जो आपका इसका एसेंशियल आता है वो होता है कुशल संगठन। बजट निर्माण के लिए क्या होता है कि लाभ व्यवसाय को तभी मिल सकता है जब उसका क्रियान्वयन और संचालन क्या हो, कुशल व्यक्तियों द्वारा किया जाए। तो संगठन भी कैसा होना चाहिए, कुशल होगा, तभी तो बजट के आउटपुट आएंगे। हमने बजट अच्छा बना दिया लेकिन उसको लागू सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसका आउटपुट आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट इसका आता है आपका अधिकार उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। हमने बजट बनाया, उसके अंदर हमने टारगेट्स फाइनल कर दिए, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अथॉरिटी जो है उनको वो फाइनल करो, ताकि उनसे फीडबैक लिया जा सके कि आपके इस चीज़ के अंदर कमी क्यों आई है। आपने अधिकार उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया है तो आप आउटपुट नहीं ले सकते। हर व्यक्ति का संस्था के अंदर उसे पता होना चाहिए उसे क्या काम करना है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है। अगर ये काम वो नहीं करेगा तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। तो एक अच्छे बजट के लिए क्या होना चाहिए, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों फाइनल होने चाहिए, उनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार स्पष्ट अधिकार या उत्तरदायित्वों का निर्धारण नहीं किया जाता है, एक काम के लिए कई व्यक्तियों को जवाबदेह बना दिया जाता है, तो उसमें काम चोरी की संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो जरूरी हो जाता है कि अधिकार उत्तरदायित्वों क्या हो, स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। पर्याप्त और विश्वसनीय सूचनाएं। अब बजट किस पे बनता है, पूर्वानुमान पे। और पूर्वानुमान में क्या लेते हैं, हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, सूचनाएं लेते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। जिन स्रोत से हम सूचनाएं ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। अगर वो आंकड़े ही भ्रामक है तो हमारा जो बजट बनेगा वो भी क्या बनेगा, गलत बनेगा। स्पष्ट और परिभाषित व्यावसायिक नीतियां होनी चाहिए। हमने अपने व्यवसाय के लिए जो नीतियां निर्धारित की है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वे द्व्यर्थी नहीं होनी चाहिए।
और हमारे बिजनेस से संबंधित और रियलिस्टिक और हमारे देश या व्यवस्था या हमारे स्टेट के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कि बजट संगठन समिति सभी का उत्तरदायित्व है, किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता। यानी क्या करना चाहिए कि हमें उत्तरदायित्व, जो आपने पहले टॉपिक पढ़ा कि उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। आपके दायित्वों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, कितना काम आपको करना है। नेक्स्ट आपका आता है कि उच्च स्तरीय प्रबंध का सहयोग। बजट उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक बजट बना दिया और उसको छोटे स्केल पे लागू कर दिया पूरे बिजनेस। सही आउटपुट तभी आ पाएंगे जब उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय सभी का आपस में क्या रहेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहेगा, सहयोग रहेगा। एक उच्च प्रबंध बजट बना दिया, उसने लागू कर दिया, मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग का जो उसका लागू करने वाली जो इकाई है वो उसका विरोध कर रही है, तो क्या बजट के आउटपुट आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। तो उच्च स्तरीय प्रबंध से ये उम्मीद की जाती है कि वो भी क्या करें, सहयोग करें। नेक्स्ट आपका जो इसका एसेंशियल आता है वो है मास्टर बजट का निर्माण। मास्टर बजट निर्माण विभिन्न विभागीय बजटों के समन्वय के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि बजट को क्या बनाया जा सके और ज़्यादा प्रभावशाली। अलग अलग तो आपने बजट बना दिया, अगर मास्टर बजट आपने प्रभावी नहीं बनाया तो भी क्या आउटपुट आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि यो किसी भी व्यवसाय का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो तो लाभ कमाना होता है ना, कि आपने जैसे बजट बनाया, आपका क्रय बजट बहुत अच्छा है लेकिन विक्रय बजट आपका गड़बड़ है, तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आपके सारे जो जितने भी हेड है वो सारे क्या होने चाहिए, सक्सेसफुल होने चाहिए, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। यानी आपका मास्टर बजट भी सॉलिड होना चाहिए। बजट की सीमाओं को आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस कंडीशन के अंदर काम करना है और आपका बजट कितना है। तो एसेंशियल ये भी एक जरूरी है कि हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बजट का एसेंशियल है वो सबसे इंपॉर्टेंट के लिए फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। हमने बजट बना दिया, उसके अंदर हमने परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बिजनेस क्या होता है, अनिश्चितता को वहन करना। अनिश्चितता में क्या होती है, जोखिम होती है, इनको वहन करना क्या कहलाता है, बिजनेस। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें अनिश्चितता नहीं, और अनिश्चितता होगी तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमारे निश्चित नियम तो उसके लिए बना ही नहीं सकते। तो हमारा बिजनेस जो बजट है वो भी कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि उसमें कुछ कंडीशंस अगर क्रिएट हो जाएं तो उसमें समायोजन उसके किए जा सकें। नेक्स्ट आपका आता है कि वो मितव्ययितापूर्ण या इकोनॉमिकल होना चाहिए। आपने बजट बना दिया इस टाइप का कि वो उतनी आपकी आय नहीं है बिजनेस की, तो वो क्या करेगा, मितव्ययी आपके लिए नहीं हो गया। आपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए या बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक बजट आपने बना दिया, हाइपोथेटिकल, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो कैसा होना चाहिए, वो मितव्ययितापूर्ण होना चाहिए। तो ये क्या थे, सारे बजट के एसेंशियल थे कि एक बजट के अंदर ये गुण होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो होता है कि बजट शब्दावली। बजट शब्दावली या टर्मोलॉजी, यानी आप जब बजट बनाते हैं उसके अंदर कई शब्द आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि किस संबंध में यूज़ किए जा रहे हैं। उसके अंदर आपका पहला आता है बजट पुस्तिका। बजट पुस्तिका क्या होती है, आपकी एक डायरी या पुस्तिका होती है जिसमें व्यवसाय के बजट निर्माण से लेकर बजट क्रियान्वयन तक की, उसके मूल्यांकन की, निष्पादन की, इसी सारी चीज़ें उसके अंदर क्या होती है, उसके सिद्धांत, उसके नियम, इन सब का उसके अंदर क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। जैसे कि उसकी हम कौन सी तकनीकी का यूज़ करेंगे, कौन सी विधि होगी हमारी, उसके बजट, हमारे व्यवसाय के बजट के उद्देश्य क्या होंगे, बजट का प्रारूप क्या रहेगा, कौन सी अनुसूचियाँ हम काम मिलेंगे, संगठन की योजना क्या है, कार्य अधिकार हमारे क्या है, दायित्व क्या है, किस प्रकार से वेतन भत्तों का निर्धारण करेंगे, बजट की अवधि क्या रहेगी। यानी ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी जाती हैं, आपकी बजट पुस्तिका के अंदर लिखी जाती हैं। इसी तरह इसके कुछ लाभ या हानियाँ इसके अंदर आपको दी हुई है। इसमें आपको एक PDF भी दे दी जाएगी जिसके अंदर आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। ये इसके लाभ बता दिए, इसकी हानियाँ बताई गई है आपको। नेक्स्ट आपका जो बजट शब्दावली के अंदर टर्मोलॉजी जो यूज़ होती है वो आती है आपकी बजट अवधि। हमने देखा था कि बजट क्या होता है, एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है। तो समयावधि कैसी होनी चाहिए, समयावधि होनी चाहिए उस व्यवसाय के अनुरूप होनी चाहिए। हमारा व्यवसाय कैसा है वैसे हमारी अवधि होनी चाहिए। हमारा सीजनल काम है तो हमारा सीजनल बजट होना चाहिए। हमारा वार्षिक के आधार से पूरे साल हमारा बिजनेस चलने वाला है तो हमारे वार्षिक बजट होने चाहिए। तो यानी जिस प्रकार से हमारे लक्ष्य हैं उसके अनुसार हमारी क्या होनी चाहिए, बजट की अवधि होनी चाहिए, जो ना आज की अति अल्प हो सकती है ना ज़्यादा दीर्घकालीन होनी चाहिए। वर्तमान को ध्यान में रखते हुए भूतकालीन घटनाओं के आधार पर हमें उस अवधि का निर्धारण और उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। यानी जैसे व्यवसाय की प्रकृति है, अगर व्यवसाय श्रम प्रदान है तो उसके अनुसार कर दीजिए, पूंजी प्रदान है तो पूंजी प्रदान के अनुसार, मौसमी है तो मौसमी हिसाब से हम फाइनल कर सकते हैं। व्यवसाय का आकार कैसा है, जैसे लघु या मध्यम या वृहद कैसा है, उसी आधार पे हमारी उसकी अवधि फाइनल कर ली जाएगी। सरकार की नीतियाँ कैसी है, इन सब के साथ सामंजस्य करके हमें क्या करना चाहिए, बजट अवधि का निर्धारण करना चाहिए। ये थी आपकी दूसरी टर्मोलॉजी। इसके अंदर जो आपकी तीसरी टर्मोलॉजी आती है वो है प्रमुख मूल बजट कारक, की बजट फैक्टर्स। की बजट फैक्टर्स वो होते हैं, एक तरह से इनको लिमिटिंग फैक्टर या प्रतिबंधक कारक कहते हैं, जो किसको प्रभावित करते हैं, बजट को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कारक जो व्यवसाय में एक से अधिक भी हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, इनके मूल कारक
होते हैं। मूल बजट कारक वो कारक होते हैं जो व्यवसाय के सभी बजटों को प्रभावित करते हैं। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं? जैसे क्रय हो गया, विक्रय हो गया, वित्त हो गया, फाइनेंस, श्रम शक्ति हो गई आपकी, कच्चे माल से संबंधित हो गई, पूंजी चीज़ हो गई, आपका ट्रेड साइकिल हो गया। तो ये सारे क्या करते हैं? इसको प्रमुख मूल्य या फैक्टर कारक के रूप में लिया जाता है। इनको बोला जाता है की फैक्टर्स। नेक्स्ट आपका जो टर्मोलॉजी है वो है उत्तरदायित्व केंद्र या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उत्तरदायित्व केंद्र व्यवसाय के उपक्रम का एक विभाग या उप विभाग होता है जो नियंत्रण की दृष्टि से एक प्रबंध के अधीन कार्य करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उत्तरदायित्व केंद्र बोला जाता है। बड़े व्यवसाय में इस प्रकार के उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना की जाती है, जैसे विक्रय केंद्र, उत्पादन केंद्र, लागत केंद्र, लाभ केंद्र। ये सारे इसके क्या कहलाते हैं? उत्तरदायित्व केंद्र कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बजट प्रारूप। बजट प्रारूप एक तरह से एक विवरण होता है जो कि व्यवसायिक बजटों के निर्माण हेतु पहले से व्यवस्थित क्रम में तैयार किया जाता है। इनको क्या बनाया जाता है? अपनी सुविधा के अनुसार, सरल सुविधा के अनुसार बनाया जाता है। ऐसे समय की क्या हो जाती है? बजट में बचत होती है, प्रबंध के निर्णयों में शीघ्रता सरलता रहती है, बजट का व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? बजट प्रारूप के लाभ होते हैं। प्रारूप जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस का एक समान हो। बजट की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर इसके प्रारूप भी क्या हो सकते हैं? आपके अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टर्मोलॉजी के अंदर आयगत या पूंजीगत प्राप्तियां। आयगत या पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी? व्यवसाय संचालन में नियमित रूप से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां क्या कहलाती है? आयगत, यानी जो आपके बिजनेस के अंदर लगातार से आपने सेल किया उससे आपको प्राप्ति होगी, तो ये आपकी कौन सी प्राप्ति कहलाएगी? आयगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियां कुछ स्थायी संपत्ति आप बेच रहे हो या जो वापिस क्रमिक रूप से आपको प्राप्त नहीं होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका पूंजीगत प्राप्तियां। इसी तरह से आपका आता है आयगत व्यय या पूंजीगत व्यय। ऐसे व्यय जो आपके डेली बेसिस पे या साल के बेसिस पे होने ही होने हैं, जो क्रमिक प्रकृति के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होंगे वापस आपके, तो वो क्या कहलाएंगे? आयगत व्यय। पूंजीगत व्यय जो आप अपने कोई एसेट्स खरीदने के अंदर कर रहे हैं, या ऐसे व्यय जो बार बार नहीं होंगे, कोई योजना के निर्माण के लिए हो गया, कोई बिजनेस विस्तार के लिए हो गया, पुनर्गठन के लिए हो गया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है आयगत और पूंजीगत का, जो मेन तो होता है टाइम के हिसाब से, जो साल के आधार पे आपके हो रहे हैं वो रिकरिंग बेसिस पे लगातार हो रहे हैं, वो आपके आयगत प्रकृति के, और जो कभी कभी होते हैं आपके या जो स्थायी संपत्तियों से संबंधित होंगे, स्थायी दायित्व से संबंधित होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पूंजीगत। लास्ट में आपके प्रश्न दिए गए हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कुछ मीडियम और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आप अध्ययन कर लेना, इसके हिसाब से हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से प्रैक्टिस करनी है। ये सारी एक PDF इनके हिसाब से भी आपको इसके वीडियो के साथ में अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसमें आप ये देख लेना, और इनमें क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू।